मगर डोंट वरी सर, आई विल सी टू इट। मैंने कैप्टन वर्मा को ये तसर दिया कि आपने रिवाल्वर जालंधर कैंट की रेजिमेंट में जमा करा दिया था। नो प्रॉब्लम सर, हम रेजिमेंटल ऑफिस को लिख देंगे कि मेजर साहब को नया रिवाल्वर इशू किया जा रहा है। ये मैं नहीं चाहता था कि मेरे बारे में इस किस्म की रिपोर्ट पीछे जालंधर कैंट को दी जाए। मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, खामखा ऑफिस रूटीन का लंबा चक्कर शुरू हो जाएगा। ओके सर, यू आर बॉस हेयर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने खाना खाकर बाथरूम में जाकर मुंह हाथ साफ किए, फिर कैप्टन वर्मा के साथ ऑफिस में आकर अपनी कुर्सी पर रेजिमेंटल हेड की हैसियत से बैठ गया। मुझे वहाँ की दफ्तरी कार्रवाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मुजाहिद फोर्स की ट्रेनिंग के बायस मुझे इब्तदाई मालूमात ज़रूर हासिल थीं। सर, जालंधर कैंट से अभी आपकी कंफर्मेशन रिपोर्ट हमारे ऑफिस को नहीं मिली। आप अपने साथ ही ले आते तो अच्छा था। मैं डलहौजी में छुट्टियां गुजार रहा था, लेकिन बस मशरकी पाकिस्तान की सियासी हालत देखकर सीधा यहाँ आ गया हूँ। मैंने जालंधर कैंट को इतलाक कर दी थी, वहाँ से कल परसों तक मेरा ज्वाइनिंग अथॉरिटी लेटर आ जाएगा। कैप्टन वर्मा ने जेब से सिगरेट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप हमारी रेजिमेंट के आला अफीसर हैं। सिगरेट? शुक्रिया। मैंने एक सिगरेट निकाल लिया। कैप्टन वर्मा ने उठकर लाइटर से मेरा सिगरेट सुलगाया। मैं यूं ही एक फ़ाइल खोलकर देखने लगा। कैप्टन वर्मा ने उसी वक्त फ़ोन पर दूसरे जूनियर अफीसरों को बता दिया कि मेजर करशन ने चार्ज संभाल लिया है। उसके बाद कुछ हिंदू जूनियर अफीसर मुझे मिलने आ गए। नौजवान दुबले पतले हिंदू लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट थे। 2 सिख कैप्टन भी थे। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। रात को उन्होंने अफीसर मेस में मुझे पुरतकल्लुफ़ डिनर दिया। कैप्टन वर्मा सरूर में था। मैंने उसकी हालत से फ़ायदा उठाते हुए बहुत सी मालूमात हासिल कर दी। मुझे पता चला कि जिस ताकतवर तरीन तोप की तलाश में मैं वहाँ आया था, उसका नाम यहाँ परिया रखा गया था। डिनर में कुछ भारतीय फौजी अफसरों की बीवियाँ भी कीमती साड़ियाँ पहने मौजूद थीं। कैप्टन वर्मा ने अभी तक शादी नहीं की थी। सर, इंडियन औरतें मुझे पसंद नहीं हैं। मैं किसी जापानी औरत से ब्याह करना चाहता हूँ, कैप्टन वर्मा बोला। डिनर पार्टी रात 12 बजे तक जारी रही। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। अभी तक मेरा मिशन बिल्कुल ठीक जा रहा था। उन लोगों पर मैंने अपना असर डाल दिया था। सुबह मुझे परिया नामी तोप की पोजीशन मालूम करनी थी। मेरे राज के फाश हो जाने का कदम कदम पर ख़तरा था, चुनांचे मैं अपने अमल को तेज़ करना चाहता था। मगर मुश्किल ये थी कि हर बात मेरे इख्तियार में नहीं थी। तोप के मोर्चे तक पहुंचकर उसे तबाह करना इतना आसान काम नहीं था। उसमें बहुत सी रुकावटें और कवायदें हायल थीं जो मुझे दूर करना थीं। ये भी इत्मीनान की बात थी कि असल मेजर करशन ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी, इसलिए उसके असली दस्तखतों का नमूना रेजिमेंटल ऑफिस में नहीं पहुंचा था। उसकी जगह मैं वहां आ गया था और मैंने अपने दस्तखत एक सादा कागज़ पर करके फ़ाइल करवा दिए थे। ये नकली करशन के दस्तखत थे जिन्हें मैंने अच्छी तरह से बना लिया था। ये अंग्रेज़ी के दस्तखत थे। मैंने हिंदी के दस्तखतों की भी मशक कर रखी थी कि शायद कभी किसी जगह करने पड़ जाएं। मेरे पास इस वक्त 700-800 रुपये के भारतीय करेंसी नोट ही रह गए थे, मगर अब मुझे रुपयों की परवाह नहीं थी। दूसरे दिन यूनिट का झंडा लहराने की रस्म के बाद मैं ऑफिस में आकर बैठ गया और मुख्तलिफ फ़ाइलों का मुताला करने लगा। उनमें सिवाय सप्लाई एंड बैलेंस, इंतज़ामी अमूर, महकमाना कार्रवाइयों, अखराजात, एमुनेशन और राशन पानी की तफसील के सिवा कुछ नहीं था। दफ्तर एक सिख सूबेदार मेजर ने कमरे में दाखिल होकर सलूट किया और कहा, सर, क्वार्टर मास्टर सूबेदार मेजर बलुंदर सिंह हाजिर है। मैंने सर उठाकर पूछा, वेल सूबेदार, क्या बात है? सर, राशन सिर्फ आज का रह गया है। कल यूनिट के जवानों को पुड़ियाँ नहीं मिलेंगी। कैप्टन वर्मा को रिपोर्ट कर दी है। सिख सूबेदार सलूट करके चला गया। मैं लोहे की अलमारी में खड़ा हो गया और अंदर रखी हुई फाइलों और कागजात का जायज़ा लेने लगा। यहाँ भी मुझे कोई काम की चीज़ ना मिली। इतने में लेफ्टिनेंट कपूर ने अंदर आकर सलूट किया और बोला, सर, यूनिट का मुआयना तैयार है।
मैं समझ गया कि मुझे सुबह यूनिट के जवानों का मुआयना करना होगा। मैंने कहा, कैप्टन मल्होत्रा से कहो वो इंस्पेक्शन कर देगा, मैं एक ज़रूरी काम कर रहा हूँ। ओके सर, ये कहकर वो वापस चला गया। थोड़ी देर बाद कैप्टन वर्मा आ गया। सलूट करने के बाद बोला, सर आपको कौन सी फ़ाइल चाहिए? मुझे ऑर्डर करें, आप नए नए हैं, पता नहीं चलेगा। मैंने अलमारी बंद कर दी और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, यूं ही दफ्तर की फाइलों पर एक नज़र डाल रहा था। कैप्टन वर्मा भी बैठ गया। मैंने कहा, घी का राशन ख़त्म हो गया है, क्या क्वार्टर मास्टर बलवंदर सिंह आया था? कैप्टन वर्मा ने कंधे उचका दिए। जांगली है सर एकदम। घी के 13 कनिस्टर स्टोर में पड़े थे। सब ठीक है सर। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप विष्णु हैं, मगर मेरा मतलब है आप विष्णु देव की पूजा नहीं करते। वो कैप्टन, बात यह है कि इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती पूजा पाठ करें कि यूनिट को संभालें। मैंने कहा, मैं समझ गया सर, मैं भी शिवरात्रि को ही पूजा पाठ करने यानी शहर के मंदिर जाता हूँ। अब मैंने डायरेक्ट एक्शन लेते हुए कहा, कैप्टन मैं अपनी पोजीशनों की इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। तुम जानते हो हमारा हमसाया मुल्क असला जमा कर रहा है, हमें चौकस रहना होगा। वो तो जंगली लोग हैं सर। इस बार हम पाकिस्तान की ऐसा मज़ा चखाएगा कि याद करेगा, मगर हमारी तोपों की रेंज पाकिस्तान की रानी तोपों के मुकाबले में बहुत कम है, सिवाय एक तोप के। मैंने कैप्टन वर्मा के चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा, यही परिया नाम की वो बड़ी तोप थी जिसकी मार लाहौर तक थी। कैप्टन वर्मा मेज़ पर आहिस्ता से हाथ मारकर बोला, सर यही तो वो गन है जो लाहौर शहर की ईंट से ईंट बजा देगी। इतनी बड़ी तोप साउथ ईस्ट एशिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। मैं परिया तोप की इंस्पेक्शन करूंगा। आप जीओसी हैं सर, अभी चलिए ऑफ कोर्स। ये कहकर मैं कुर्सी से उठा और कैप्टन वर्मा के साथ बाहर आ गया। हम एक फौजी जीप में सवार हो गए। जीप रेजिमेंटल सेंटर से निकलकर टीलों की जानिब रवाना हो गई। ये मैदानी इलाका भी था और पहाड़ी भी। कहीं घने दरख्तों के झुंड थे और कहीं पहाड़ी तोदे खड़े थे। हमारी जीप एक पहाड़ी पर चढ़ने लगी। ऊपर एक छोटा सा मैदान था, यहाँ 4 गार्ड पहरा दे रहे थे। हमारी जीप एक तरफ रुक गई। उन्होंने हमें सलूट किया। कैप्टन वर्मा बोला, सर वो देखिए, वो सामने वाली टेकरी के अंदर परिया तोप का मोर्चा है। वेरी गुड, भगवान हमारी रक्षा करेगा। ये कहकर मैं कैप्टन वर्मा के साथ टेकरी की तरफ बढ़ गया। यहाँ टेकरी के अंदर एक गोल कमरा सा बना दिया गया था, जिसके वस्त में एक बड़ी तोप नस्ब थी। तोप का आधा दहाना दीवार के एक सुराख से निकला हुआ था। गनमैन एक तरफ कतार में खड़े थे। कैप्टन वर्मा मुझे तोप के पास ले गया और उस पर हाथ रखकर बोला, सर ये लाहौर की दुश्मन है। इसका गोला यहाँ से फायर होकर लाहौर में तबाही मचा देगा। दूसरा गोला थोड़ा आगे और तीसरा गोला उसके ज़रा आगे। यूँ हम 1 मिनट में लाहौर को तबाह कर देंगे और हमारे एडवांस ट्रूप्स लाहौर में दाखिल हो जाएंगे। सर लाहौर ही पाकिस्तान है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, हम जानते हैं कि लाहौर ही पाकिस्तान है। परिया गन शिव भगवान की प्रतीक है। इस बार हम पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त देंगे। मैंने ऊपर से तो यही कहा, मगर दिल में नाउज़ुबिल्लाह पड़ने लगा। मैंने वाकई इतनी बड़ी तोप किसी जंगी फिल्म में भी नहीं देखी थी। गन का ब्रिज मेरे कद के बराबर था। ब्रिज में हवा के लिए सुराख बने थे। ब्रिज में तोप की जान होती है, अगर ये ख़राब हो जाए तो तोप फायर नहीं कर सकती। मैं तोप का जायज़ा ले रहा था। मैं वापसी के लिए मुड़ा। जीप में बैठकर हम अपने यूनिट की तरफ चल पड़े। उस पहाड़ी रास्ते की तफसील मैंने अपने जहन में बिठा ली थी। यूनिट में आकर मैंने एमटी और लंगर खाने का मुआयना किया और फिर बैरकों के आगे धूप में टहलते हुए कैप्टन वर्मा से बातें करने लगा। मैंने जानबूझकर हैंड ग्रेनेड की मॉडर्न तकनीक का मौजूद छेड़ दिया था। मुजाहिद फ़ौज की ट्रेनिंग के दौरान मुझे मालूम हुआ था कि आजकल यूरोप और दूसरे मुल्कों में नई वजह के दस्ती बम और ज़बरदस्त धमाका खेज पिंसल बम तैयार हो रहे हैं, जो कमांडो पार्टियां दुश्मन के इलाके में अपने साथ ले जाकर असला खानों में किसी खुफिया जगह लगाकर वापस आ जाती हैं। कैप्टन, एक बार मैं मेरठ छावनी
एक मीटिंग में गया था तो मुझे मालूम हुआ था कि हमारी इंडियन आर्मी को भी नई किस्म के पिंसल बम वगैरह सप्लाई किए जाएंगे, मगर वो अभी तक हमारी जालंधर कैंट में तो नहीं पहुंचे थे। हमारी यूनिट में तो पहुंच गए हैं। हमने उनका नाम हनुमान चक्कर बम रखा है। मैंने खुश होकर कहा, वेरी गुड कैप्टन, हमारा दुश्मन बड़ा ताकतवर है, उसे जदीद असला मिल रहा है। यही उसके मुकाबले के लिए हर तरह से अलर्ट और वेल एक्वेप्ड रहना होगा। राइट सर, वो आर वेल एक्वेप्ड। गुफ्तगू के दौरान मैंने मालूम कर दिया कि हनुमान चक्कर नाम के पिंसल बम यूनिट एमुनेशन रूम में पड़े हैं। चुनांचे शाम को अकेला ही इंस्पेक्शन करने के बहाने एमुनेशन रूम की तरफ निकल गया। मैं मेजर कर्शन था, मुझे असला खाने में दाखिल होने से कौन रोक सकता था। गार्ड ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। ये एक बहुत बड़ी बैरक थी जिसके ऊपर सिवाय दफ्तर के कुछ नहीं था, अगर असले का ज़ख़ीरा ज़मीन के अंदर गहरी सुरंग में था। सुरंग की दीवारों के साथ साथ एमुनेशन के बड़े बड़े क्रेट लगे हुए थे। गार्ड के 2 सिख सिपाही मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। मैं एक एक क्रेट उठाकर देखता, उस पर लिखे हुए नंबर और यूनिट का नाम पढ़ता और ओके कहता हुआ आगे बढ़ जाता। आखिर एक जगह मुझे मेरे मतलब की चीज़ मिल गई। एक लंबे क्रेट पर पी बम लिखा हुआ था। नीचे हिंदी में एमुनेशन अफसर ने हनुमान चक्कर लिख दिया था। मैं वहाँ रुक गया और गार्ड से कहा, क्रेट खोला जाए। फ़ौरन क्रेट खोल दिया गया। अंदर स्याह रंग की 2-2 इंच लंबी पेंसिलें पड़ी थीं। यही पेंसिल बम थे और मुझे उन्हीं में से 1-2 की ज़रूरत थी। मैं एक माहिर फौजी अफसर की तरह उनका मुआयना करने लगा। 2 इंच का पेंसिल बम था, मगर वज़न उसकी लंबाई के मुकाबले में ज़्यादा था। उसके ऊपर सिरे पर एक छोटा सा गोल डायल लगा हुआ था। साथ ही एक नन्हा सा सुर्ख बटन था। डायल में 1 से लेकर 4 तक अंग्रेज़ी में हिंसे लिखे हुए थे। मैं समझ गया कि टाइम स्पेस के लिए हैं। मैंने गार्ड से पूछा, इनके फ्यूज़ कहाँ हैं? गार्ड बोला, सर फ्यूज़ निकाल कर अलग रखे हैं। ओके, 4 हनुमान चक्कर हमारे ऑफिस में हाजिर करो, हम उन्हें चेक करेगा। फ्यूज़ अलग लाना। ठीक है सर। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ असला के डैम से निकलकर वापस अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैं जानता था कि कैप्टन वर्मा को मालूम हो जाएगा कि मैंने असला डैम का मुआयना किया है। चुनांचे मैंने ऑफिस में जाते ही उसे फ़ोन पर बुला लिया। उसके आने से पहले ही सिख गार्ड मुझे 4 पेंसिल बम और उनके फ्यूज़ लाकर दे गया था। ये मेरी मेज़ पर पड़े थे। कैप्टन वर्मा ने अंदर दाखिल होकर उन्हें देखा तो बोला, सर ये आपने मंगवाए हैं? यस कैप्टन, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। मैं उन्हें चेक करना चाहता हूँ। मैंने जालंधर कैंट में एक सीक्रेट मिलिट्री रिपोर्ट में पढ़ा था कि इसी किस्म के ऐसे बम भी इंपोर्ट हुए हैं जिनमें डिफेक्ट है। कैप्टन वर्मा एक पेंसिल बम उठाकर देखने लगा। ये बात तो है, हमें हेडक्वार्टर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। अभी ज़रूरत नहीं, मैंने कहा, मैं इस किस्म के असला की ट्रेनिंग ले चुका हूँ। मैं इसे सुबह चेक करूँगा। और फिर मैंने कैप्टन वर्मा के सामने पेंसिल बम लोहे की अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। उसने दबी ज़बान में कहा, सर रिगार्डिंग टू रेगुलेशन ये असला हमें अपने पास रखने की इजाज़त नहीं है। मैंने मुस्कराकर कहा, कैप्टन मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। कैप्टन ने उठकर सलूट किया और बोला, वेट्स राइट सर, आप डिनर मेस में करेंगे या तुम लोगों के साथ डिनर का लुत्फ़ आता है? थैंक यू सर। ये कहकर वो चला गया। मैंने महसूस किया कि वो कुछ संजीदा हो गया था। मुझे खदशा हुआ कि कहीं उसे शक तो नहीं हो गया। उसका एक ही इलाज था कि मैं अपने अमल को तेज़ कर दूँ और कैप्टन वर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंखों के सामने रखूँ। इसीलिए मैंने रात मेस में अफसरों के साथ डिनर करना मंजूर कर दिया था। रात को खाने पर मैंने कैप्टन वर्मा को निगाहों से ओझल ना होने दिया, मगर मैंने देखा वो खामोश और संजीदा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। मुमकिन है वो मेरे बारे में सोच रहा हो कि मैंने वो ख़तरनाक हथियार जो सिर्फ कमांडोज के काम आता है अपने ऑफिस में क्यों रखा है। ये ख्याल ज़हन से झटक कर मैं उस रात शगुफ्ता मूड में हिंदू और सिख अफसरों से हंस हंस कर बातें करता रहा। दूसरे रोज़ मैं ऑफिस में आकर बैठा ही था कि ताज़ा मिलिट्री डाक आ गई। एक खत पढ़कर मेरा रंग उड़ गया।
ये खत जालंधर छावनी के ऑफिसर कमांडिंग की तरफ से आया था। उसमें लिखा था कि मेजर कृष्ण अभी तक लंबी छुट्टी पर है, इसलिए वो एक और ऑफिसर मेजर चरणजीत सिंह को पोस्ट कर रहे हैं, जो हफ्ते की शाम पठानकोट छावनी के रेजिमेंटल ऑफिस पहुंचकर रिपोर्ट करेगा। मैंने खत जेब में रख लिया। फिर मैं उठकर दफ्तर से बाहर आ गया। मैं बरामदे का जायज़ा लेना चाहता था। मुझे बाहर आते देखकर गार्ड एकदम अटेंशन हो गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।